आज बात करने वाले हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की एक बुक के बारे में जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक जो है 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग गारंटीड है। 2100 से भी ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न दिए हुए हैं, 4 साल के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ मानी गई है। बड़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दी हुई है। इंग्लिश की बात करें, पैसेज यहाँ पर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। वहीं हिंदी की बात करें, अलग अलग चैप्टर को बड़े डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। रीजनिंग को भी बड़े डिटेल से बताया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बहुत अच्छे से दी हुई है, बड़ी डिटेल से दी हुई है। जीके सेक्शन में भी जो चीजें एग्जाम से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बॉक्सेस के माध्यम से जीके में काफी अच्छे से बता रखा है। तो इस तरह से हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर किया गया है बुक के अंदर और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से जो है 50 से लेकर के 100 से ऊपर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बुक जो है आपको नियरेस्ट मार्केट में और साथ ही साथ ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से अवेलेबल होगा। लिंक मैं नीचे दिया हूँ, या तो आप नियरेस्ट मार्केट से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने जो सीरीज लॉन्च किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 2-3 दिनों से हमारी क्लासेस जो है पिछले 4-5 दिनों से ऑफ थी क्योंकि स्टूडियो का कुछ काम चल रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। देख लीजिए आज जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, तो उसी को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। और आज का जो क्लास है वो हमारा, उसमें हमने 2020 में पूछे गए जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं बिहार बीएड के अंदर में, बिहार बीएड इंट्रांस के अंदर में, उसको लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सवाल देख लीजिए है हमारा कि इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने, है ना, जो या ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सा है, ये चीज़ें आपको बतानी है, बताइए। तो देख लीजिए महाप्राण ध्वनि किसको कहते हैं, पहले ये चीज समझ लेते हैं। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। याद रहेगा इसको। देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे क को छोड़ करके दूसरा हमारा क्या है, ख, तो ख बोलते हैं तो मुंह से ज्यादा हवा निकलती है ना। इसके अलावा जो हमारा घ है, ग को छोड़ के घ है ना, छ, ज, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ऐसे वर्ड जो होते हैं, जो हर दूसरा वर्ड होता है तथा चौथा वर्ड है ना, वो ये जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है क ख ग घ के अंदर में, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए महाप्राण व्यंजन क्या होगा, यहाँ पर ख जो है हमारा क्या होगा, महाप्राण ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सा है, ख, क्योंकि ख को बोलने पर बहुत अधिक हवा निकलती है मुंह से, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पर, दिए गए रिक्त स्थानों पर उचित चिन्ह हेतु आह कितना सुंदर पुष्प खिला है। ये जो यहाँ पर डैश है ना, इस डैश को फिल करना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा इस चीज को आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए जब भी कोई विस्मय होती है या आश्चर्य होती है या घृणा होता है या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपको, है ना, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो इसको प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और यही है हमारा क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो याद रहेगा आप लोगों को, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आहा शब्द के द्वारा, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर्ष का यानी कितना खुशी हो रही है आपको फूल को देख करके, पुष्प को देख करके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो मन के विचार हैं वो प्रकट हो रही है, खुशी जाहिर हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर देखिए 4 चिन्ह दिए हुए हैं, चारों चिन्हों में आपको पहचानना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। 18 नंबर में देखिए जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना पड़ता है उसे हम वहां पर हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, है ना। हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है क्योंकि यहाँ पर हैंड से लिख रहे हैं, है ना, पेन है नहीं अभी, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो बताइए हाँ मैं पढ़ सकता हूँ में यहाँ पर जो हाँ है, यहाँ पर थोड़ी देर आप रुक रहे हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपको बताओ, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कोमा लग जाएगा। हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अन्य विकल्प जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ए नंबर में, ए नंबर क्या है, ये आपका ए नंबर जो है ये अर्ध विराम है। क्या है ये आपका, अर्ध विराम, याद रहेगा अर्ध विराम है ये आपका ए नंबर में। वहीं पर अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये अभी भी बताया विस्मयादि बोधक है, और ये वाला तो पूर्ण विराम है, आपको पता ही है ना, ये पूर्ण विराम है। तो अल्प विराम क्या हो गया हमारा, अल्प विराम हो गया बी नंबर में। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया हमारा बी नंबर। ये जो कोमा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए
चौपाई की अगर हम लोग बात करें तो चौपाई जो है ये हमारा सममात्रिक छंद है। जब आपको रस छंद अलंकार पढ़ाएंगे ना, थ्योरी चलेगी जब हमारी, या यहाँ पर यूट्यूब पर भी जब हमारा क्या होगा, रस छंद अलंकार की पूरी जो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहाँ पर बड़ी डिटेल से आपको बताएंगे। फिर भी थोड़ा सा आप यहाँ पर जान लो कि देखिए चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। सबसे पहली चीज़, इसमें टोटल कितना चरण है अगर आपसे पूछा जाए तो भैया 4 चरण है। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, इसको याद रखेंगे आप। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। तो यहाँ पर सवाल भी वही कह रहा है हमको कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो आंसर क्या होगा? 16 यानी 16 मात्राएं होती है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो देखिए रामचरितमानस की रचना शैली जो है वो हमारा दोहा चौपाई शैली है ना। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि रामचरितमानस जो है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। किसने किया था? तुलसीदास जी के द्वारा ये रचना की गई थी और ये दोहा चौपाई शैली तथा अवधी भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा कि जो रामचरितमानस है इसकी शैली है दोहा चौपाई। अगर आपसे भाषा पूछ लिया जाए कि कौन सा भाषा है तो याद रखिएगा कि ये कौन सी भाषा है? ये भाषा जो है हमारी अवधी भाषा है। याद रहेगा आपको कौन सी भाषा है? तो आंसर क्या होगा? अवधी भाषा है। चलते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है उपसर्ग, एक प्रत्यय। तो जो आगे लगता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, है ना। जो किसी शब्द के आगे लग करके उसकी मीनिंग को बदल दे उसको उपसर्ग, और जो पीछे लग करके लास्ट में लग करके मूल शब्द में लगने के बाद वो मूल शब्द की मीनिंग को ही बदल दे उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है? 21 में देखिए संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का यहाँ पर जो है क्या हुआ? इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि अगर आप इसका यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर हमारा सम और जोड़ कार से मिलकर के बना हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कार कहेंगे, है ना। तो इस तरह से संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है तथा कार जो है ये मूल शब्द है, तो सम उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया? समान, है ना। चलिए, तो यहाँ पर सम उपसर्ग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमारा समान हो गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है ना। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। देखिए तद्भव शब्द में क्या होता है? तद्भव शब्द 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ, तत्, है ना, अजोड़ भाव, तत्भव, है ना। देखिए तत्भव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विकसित या फिर उत्पन्न, या फिर हम ये कह लें कि वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट विकसित होते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, बच्चा, फूल, है ना, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं। और अदर विकल्प जैसे यहाँ पर है हमारा चतुर्दश, है ना, या फिर हमारा चतुर्थी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और शब्द है, यहाँ पर देख लीजिए आप, चतुर्थ। ये सारे शब्द जो हैं किस तरह के शब्द हैं? ये सारे के सारे शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं। याद रहेगा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का विकास जो है, जो उत्पन्न है, जो है वो डायरेक्ट संस्कृत से हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे, है ना। उसको हम लोग कहेंगे क्या? तद्भव शब्द कहेंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनिए। तत्सम शब्द अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए तत्सम भी किससे बना हुआ है? तत् जोड़ सम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तत् जोड़ सम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, है ना, और ज्यों का त्यों इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम। सीधा आप याद रखिएगा कि ज्यों का त्यों, जो ज्यों का त्यों इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे क्या? तत्सम। और जिसका विकास संस्कृत से हुआ है, यानी उसमें बदल करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग तद्भव कहेंगे। लेकिन हूबहू संस्कृत के वर्ड को हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। अब देखिए तत्सम के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको पता चले। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पुष्प, तो ये पुष्प क्या हो गया? हमारा तत्सम शब्द हो गया। उसी तरह से जैसे बोलते हैं आज्ञा, कवि, है ना, ये सारे शब्द जो हैं क्या हो गए? तत्सम शब्द के अंदर में कहलाते हैं। ये हमारा क्लास टाइमिंग है, एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए आप। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हिंदी और इंग्लिश की क्लास शाम को 7 बजे से चलेगी और 7:45 से जो है हमारी जीके जीएस की
क्लास चलेगी। जैसे ये वाली क्लास फिनिश होगी तो अगली क्लास स्टार्ट हो जाती है और 7:45 से ये क्लास जो है आपकी चलेगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग, देख लीजिए हम लोगों ने अपना कोर्स को लॉन्च कर दिया है ड्रीम सेवक IAS ने, और ये काफ़ी ग्रेट न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि एक ऐप के अंदर में आपको बिहार बीएड की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो बिहार बीएड के 100% सिलेबस है और टेस्ट है उसको यहाँ पर करवाएंगे, और इतनी कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद कि आपको 100% जो है बिहार बीएड आप क्वालिफाई करेंगे, इस बात की काफ़ी गारंटी है ना सर। तो हमारा ओज हो जाएगा, ओज हमारा तत्सम शब्द है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मूर्धन्य व्यंजन है। सबसे पहले देखिए मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य किसको बोलते हैं, तो ये जो मूर्धन्य है ये मूर्धा शब्द से बना है। मूर्धा किसे कहते हैं, देखिए जब हमारा माउथ होता है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है सेंटर में, उसको हम लोग मूर्धा कहते हैं ना। जब जीभ हम बोलते हैं ना, हमारी जीभ जब उनसे टकराती है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में हमारी जीभ ऊपर वाली मूर्धा से टकराता हो, हमारे माउथ के अंदर वाली मूर्धा से टकराता हो, ऐसे वर्ड को हम लोग मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे। जैसे आप गौ और घौ को बोलिए, क्या आपकी जीभ ऊपर टकराता है। जौ और झौ को बोलिए, क्या ऊपर वाली जीभ टकराता है। पौ और फौ को बोलिए, क्या ऊपर वाली जीभ टकराता है, आपका जीभ जाके मूर्धा से टकराता है, नहीं। लेकिन अगर आप डॉ और ढौ को बोलते हैं तो आपकी जीभ डायरेक्ट जाकर के मूर्धा से टकराती है। तो ये दोनों शब्द जो हैं मूर्धन्य व्यंजन हो गए। इसके अलावा जो दिया गया ऑप्शंस है इसके अंदर में देख लीजिए मूर्धन्य व्यंजन में और क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे आपका टॉ हो गया, ठॉ हो गया, डॉ, ढौ, नो, ये जो श्रेणी होती है ना टॉ ठॉ वाली, ये सब के सब मूर्धन्य व्यंजन हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है हमारा गौ और घौ, जब इसको हम लोग बोलते हैं तो ये हमारा कंठ से आवाज़ निकलता है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कंठीय व्यंजन हुआ। क्या हुआ, ये हमारा कंठीय व्यंजन कहलाता है। वहीं पर अगर हम जौ और झौ जो है ये हमारा क्या कहलाता है, तालव्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा तालव्य व्यंजन कहलाता है। वहीं अगर हम पौ और फौ की बात करें तो पौ फौ क्या है, हमारा ओष्ठ व्यंजन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर होंठ से बोल रहे हैं, ओंठ से बोल रहे हैं, इसलिए ये हमारा ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के आगे लग करके उसकी मीनिंग को बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसको कहते हैं, जो शब्द के मूल शब्द के पीछे लगती है, अंत में लगती है और मीनिंग को बदल दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन उपसर्ग नहीं है, निम्न में से कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म, आगमन, आकर्षक या फिर आदरणीय, बताइए। 25 में देखिए 25 में यहाँ पर डी नंबर जो है आदरणीय, इसमें आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, वरना जन्म मूल शब्द है और इसमें आ लग गया है। गमन मूल शब्द है, इसमें आ लग गया है। यहाँ पर जो आकर्षक है, आकर्षक में भी आ हमारा क्या है, मूल शब्द है, लेकिन आदरणीय जो है ये हमारा मूल शब्द है। आदरणीय में आ अलग से नहीं लगा है, आ हमारा उपसर्ग नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर, जबकि आदरणीय में देखिए यहाँ पर अनीय, जो अनीय है ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर उपसर्ग ये नहीं है, ये बिल्कुल जो आ है ये हमारा मूल शब्द है और इसमें जो निय है ना, ये निय ये हमारा प्रत्यय है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। 26 में देखिए बी जो शब्द है पराजय, पराजय के अंदर में उपसर्ग है ना। देखिए पराजय के अंदर में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो दिया हुआ विकल्प है यहाँ पर, है ना, इसमें पराजय उपसर्ग है और साथ ही साथ यहाँ पर पराजय में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसको आप संधि विच्छेद कीजिए, तो ये परा और जय से मिलकर के बना हुआ है ना, ये दोनों मिलकर के पराजय कहलाता है। तो परा और जय के मिलने से ये चीज़ें बनी है। और परा यहाँ पर क्या है, मूल शब्द में जो जय है, जय मूल शब्द है, इस जय में हमारा क्या लगा है, परा जुड़ गया है, परा एक उपसर्ग है। तो परा उपसर्ग से बने अन्य शब्द जय और हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पराकाष्ठा, है ना, तो पराकाष्ठा, तो ये पराकाष्ठा भी यहीं से लिया गया है। उसी तरह से जैसे बोलते हैं परामर्श, है ना, परामर्श, है ना। तो इस तरह से जो हमारा ओरिजिनल शब्द है उसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो आंसर क्या होगा, डी पराजय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए, है ना। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो या हाथ से अपना काम करो। वो बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो देखिए शुद्ध जो है वो हमारा ए नंबर होगा, अपना काम
स्वयं करो, है ना, ये अपना काम स्वयं करो का मतलब ही यही आ रहा है कि अपने हाथ से स्वयं अपना काम करो, ये कहने का मतलब है। तो आंसर नहीं यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ए जो है हमारा शुद्ध रूप है यहाँ पर 27 के अंदर में। चलिए उसी तरह से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है। बहुवचन में चिड़िया जो है इसका कौन सा होगा, बहुवचन शब्द कौन सा होगा। ये चिड़िया हमारा एक वचन है, बहुवचन क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, चंद बिंदु इसमें लग जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, है ना। चिड़िया जो है, चिड़िया एक वचन रूप है और बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए एक बार सभी लोग लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस की, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो जब जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा 15 अप्रैल को, आपको पता है फॉर्म आ रही है, और इस पहले से हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अब तक जो है क्लासेस भी हो गई हैं ऐप पर, बहुत सारी क्लासेस जो है वहाँ पर आने लगी हैं। तो आप लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा क्लास आपकी मिस नहीं हुई है, 1 से 2 क्लासेस अभी तक हो पाई है। तो जल्दी से आप लोग सभी जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई 29 नंबर में, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी, वर्ण। ठीक है, वर्ण उस मूल इकाई को कहते हैं जिसका टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ अ, है ना, तो क्या इसका आप टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पर ख, ख हलंत, क्या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दारा का अर्थ क्या होता है, दारा बहन, माता, पत्नी, पुत्री, जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के क्लास का। दारा का अर्थ क्या होता है 30 नंबर में। देखिए दारा का अर्थ होता है पत्नी, है ना, आपने पढ़ा होगा ना पर्यायवाची शब्द के अंदर में कि भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, बीवी, है ना, वामांगिनी, है ना, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं वाइफ। ये सारी चीज़ें जो है इस सब का मतलब क्या होता है, पत्नी ही होता है। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो देख लीजिए पर्यायवाची शब्द से अक्सर हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थे 2020 के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास की टाइमिंग बदल गई है, याद रखिएगा। जो क्लासेस हो रही हैं हमारी अब, वो चूँकि पहले ठंडी का समय था, अब गर्मी का समय आ गया है। तो 7 बजे से क्लासेस चलेंगी। शाम में एक क्लास 7 बजे से, दूसरी क्लास 7:45 से लाइव होगी। आज कोई क्लास नहीं है 7:45 में, सिर्फ ये 7 बजे वाली क्लास जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगले कल से जो है दोनों क्लासेस आएंगी, 7 बजे वाली और 7:45 वाली। और जो ऐप है, ऐप पर हमारी क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में 8:30 बजे देखने को मिलेगी आपको।